तो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों आज की जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरी क्लास को देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 4 से 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, परिवार कहा गया है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परिवार लिखा है। परिवार में कौन लोग आते हैं, तो परिवार में अगर देखा जाए तो माता पिता, दादा दादी, चाची चाचा, ये सभी लोग जो आते हैं ये परिवार में ही आते हैं। परिवार के बारे में एक और मुख्य विशेषता ये है कि परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब परिवार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो परिवार अगर देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। परिवार अगर देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा देखा जाए तो संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में कौन लोग आते हैं, तो एकल परिवार में अगर देखा जाए तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एकल परिवार में कौन लोग आते हैं, तो ध्यान रखिएगा पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। चाहे माता पिता पूछा जाए, चाहे माता पिता ऑप्शन में आया और उनके अविवाहित बच्चे आए तब आप लगा दीजिएगा, या पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं तब भी आप लगा दीजिएगा कि यह कौन सा परिवार है, एकल परिवार है। तो एकल परिवार की परिभाषा क्या है, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं या होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एकल परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा परिवार जो होता है वो संयुक्त परिवार होता है या संयुक्त परिवार होते हैं। जैसे कि बात करते हैं संयुक्त परिवार में, ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप, बच्चे, या एक तरीके से कह सकते हैं नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और उनके बच्चे, सभी लोग जिसमें आ जाते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि एनसीएफ 2005 आता है और एनसीएफ 2005 क्या करता है कि पर्यावरण को थोड़ा से बांटने का प्रयास करता है। देखिए एनसीएफ 2005 के बारे में, देखिए ये ऊपर वाली कहानी खत्म हो गई, एकल परिवार संयुक्त परिवार को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं एनसीएफ 2005 ने क्या कहा हुआ है। एनसीएफ 2005 ने कहा हुआ है कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण के अध्ययन को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 ने किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के पर्यावरण के अध्ययन को 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 3 से लेकर 5 तक के, कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण के अध्ययन को 6 भागों में या 6 थीमों में विभाजित किया हुआ है। कई बार हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया एनसीएफ 2005 ने जो हमें 6 थीम बताया हुआ है उसके नेम बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आइए मैं आप लोगों को 6 थीम के बारे में बता देता हूँ ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकें। जैसे कि बात करते हैं परिवार है, परिवार एवं मित्र पहला थीम है। दूसरे थीम की बात करते हैं तो दूसरा थीम है भोजन है। तीसरा थीम है पानी है और चौथा थीम अगर देखा जाए तो आवास है और पांचवा अगर देखा जाए तो यात्रा है और छठा अगर देखा जाए तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। देखिए क्लास को मिस मत करिएगा, कोई भी छात्र स्किप नहीं करेगा, वो ये मत सोचे कि बस इतना ही पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसलिए स्किप मत करिए। भले ही आपको आता है लेकिन रिवीजन कर लीजिए एटलीस्ट। जैसे कि बात करते हैं 6 थीमों के बारे में, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें याद हो जाए। देखिए पहला जो थीम है वो है परिवार एवं मित्र है। दूसरा जो थीम है भोजन है। तीसरा जो थीम है वो है पानी है। चौथा जो थीम है आवास है और पांचवा थीम जो है यात्रा है और छठा थीम जो है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आइए समझते हैं उप थीम के बारे में। जैसा कि बात करते हैं परिवार एवं मित्र की उप थीम भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि परिवार और मित्र की उप थीम कौन कौन सी है। जैसे कि बात करते हैं संबंध, कार्य, खेल तथा जानवर, पौधे आ जाते हैं। तो परिवार और मित्र की उप थीम को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए कई बार क्या होता है कि बड़ा ही साधारण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम ऐसे भी प्रश्नों को गलत कर देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है एग्जाम में हमारे मेंटल पे यानी हमारे दिमाग पर काफ़ी प्रेशर होता है और जिसकी वजह से क्या होता है हम ऐसे प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। और हम गलत तब करते हैं जब हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ रहता है। बस वहां पर जाने के बाद हमें ऐसा धुंधला टाइप दिखाई देता है, अच्छा हमने ऐसे ही पढ़ा था।
ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, भले ही आपको कुछ आता रहे या ना आता रहे, अगर आ रहा है तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करने से कुछ नहीं जा रहा है, बल्कि आपकी जो एक तरीके से पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर ही हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो परिवार एवं मित्र की उप थीम क्या है दोस्तों? संबंध कार्य हैं और खेल और खेल जानवर और पौधे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया परिवार के बारे में, जिसमें हमने आपको समझाया कि एकल परिवार क्या होता है। तो एकल परिवार ऐसा परिवार जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे आ जाते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। फिर हमने आपको समझाया कि संयुक्त परिवार क्या होता है। तो ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और सभी लोग आ जाते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। फिर हमने आपको समझाया कि एनसीएफ 2005 ने क्या कहा हुआ है। तो एनसीएफ 2005 ने कहा है कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण के अध्ययन को हम 6 थीमों में विभाजित कर सकते हैं, या 6 थीमों में विभाजित करके इसको हम पढ़ सकते हैं या बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि परिवार एवं मित्र, दूसरे थीम के बारे में हमने आपको बताया भोजन, तीसरे थीम के बारे में हमने आपको बताया पानी, फिर आवास, फिर यात्रा और जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। और परिवार और मित्र की उप थीम क्या है? जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। संबंध और कार्य तथा खेल और जानवर पौधे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। आइए समझते हैं, अगर आज से 3000 साल पहले कौन सी घटनाएं हुई थी या किस तरह का कल्चर था, अगर इसको जानना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर हमें पिछली संस्कृतियों के बारे में जानना है, कहा जा रहा है अगर हमें पहले के कल्चर के बारे में जानना है तो हमें कुछ चीज़ें अपनाना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं कि पुरानी पुस्तक की ही तरह पुरानी इमारतें ढूंढना पड़ेगा, दस्तावेजें को देखना पड़ेगा, सिक्कों को देखना पड़ेगा, चित्र वगैरह को देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस समय के इतिहास के बारे में हमें जानना है, उस समय के हमें किताबें पढ़ना पड़ेगा, पुरानी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे इतिहास में हमने आपको बताया हुआ है। दूसरी बात करते हैं, इमारतों के बारे में हमें पढ़ना होगा, दस्तावेजों के बारे में हमें पढ़ना होगा, सिक्कों के बारे में पढ़ना होगा, उस समय के चित्र कैसे थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमें पता चलेगा उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनके रहने खाने पीने की अन्य व्यवस्थाएं कैसी थी दोस्तों। तो अगर हमें पिछली संस्कृति के बारे में जानना है तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा या अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि दस्तावेज, अगर हमें पिछले संस्कृति के बारे में जानना है, आज से 3000 साल पहले की घटना के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें दस्तावेज ढूंढना पड़ेगा। दस्तावेज क्या होते हैं? दस्तावेज जो होते हैं वे लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में हम जान सकते हैं। कहा जा रहा है अगर उन्हें हम पढ़ते हैं तो हम पिछले समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज के बारे में हम जान सकते हैं, उस समय के उनके रहन सहन की व्यवस्था को हम जान सकते हैं, और उनके भाषा के विकास को भी हम जान सकते हैं कि किस तरह की भाषा का वे लोग इस्तेमाल करते थे। तो दस्तावेज की बात करते हैं तो लिखित दस्तावेजों को हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि किताब की बात करते हैं, अगर हम किताब वगैरह उस समय के, जैसे 3000 साल पहले की घटना हमें जानना है तो उस समय की किताब वगैरह को यदि हम पढ़ते हैं या पुस्तकें वगैरह को पढ़ते हैं, ग्रंथों वगैरह को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय के समाज का रहन सहन कैसे था, और उनके भाषा का विकास कैसे हुआ था, या किस प्रकार की भाषा का वे इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आज है, वर्तमान में कई भाषाओं का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि हर 300-400 किलोमीटर पर आप जाते हैं तो एक नई भाषा आपको मिल जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से इतिहास में भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा, लेकिन अब हमें नहीं पता है कि कैसा रहा होगा, लेकिन हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसी भी चीज़ें रही होंगी जैसे कि आज भारत है। लेकिन बताया जाता है कि पहले ऐसा भारत नहीं था, पहले भारत का जो दृश्य था वो अलग ही था, ठीक है। पहले भारत का दृश्य अलग ही था, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं जैसा आज भारत है वैसे कल भी था, लेकिन आज आधुनिक भारत है और कल प्राचीन भारत था। प्राचीन भारत में इंटरनेट वगैरह के ज़माना नहीं था, और आधुनिक भारत में क्या है, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इसे आधुनिक भारत हम कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं,
अगर हमें पिछली संस्कृति के बारे में जानना है तो दस्तावेज के बाद हमें चित्र वगैरह को देखना होगा। कहा जा रहा है कि पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को हम जान सकते हैं कि उस समय की कला का विकास कैसे हुआ था। मतलब कैसे एक तरीके से लोग चित्रों को बनाते थे, कैसे मूर्तियों वगैरह को गढ़ते थे। जैसे आज के समय में आप देखते हैं तो अलग ही मूर्ति देखने को मिलती है। आज के जो हमारे कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, वे अलग तरह की मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन पहले की मूर्तियों को आप देखिए, अगर मैं कहता हूं कि आप चले जाइए गुजरात के सोमनाथ मंदिर चले जाइए, आप चले जाइए अक्षरधाम। वैसे अक्षरधाम तो आज अभी की ही है, मान के चलते हैं, ज़्यादा लंबे समय के नहीं है। लेकिन और भी अगर पुरानी जो मंदिरें वगैरह हैं या मस्जिदें वगैरह हैं, वहाँ अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आज के जो लोग हैं, आज के जो शिल्पकार हैं, कल के शिल्पकार से काफ़ी अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों में अलग अलग कुशलता थी और दोनों तरह के अगर देखा जाए तो पहले के लोगों में अलग ही सोच थी, आज के लोगों में अलग ही सोच है। नेक्स्ट बात करते हैं इमारतों के बारे में। अगर देखा जाए तो हमें इमारतों से भी पता चल सकता है कि पहले के लोग कैसे थे, किस तरह के उनके घर वगैरह बनाए जाते थे। जैसे अकबर के काल के समय में आप जानते हैं कि अकबर ने बहुत सारी चीज़ें बनवाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं उस समय की भी घटना को हम कैसे जान पाए कि कैसे अकबर का रहन सहन था या शाहजहां का कैसे रहन सहन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का रहन सहन कैसे था। हम उसकी इमारतों से हमने देखा कि इस तरह की इमारतें भी बनाते थे। या अंग्रेजों के बारे में अगर देखा जाए तो अगर अंग्रेजों के बारे में भी हमें समझना हो तब भी हम एक तरीके से इमारतें वगैरह देखते थे कि कैसे उनकी इमारतें वगैरह हुआ करते थे। तो इतिहास की जानकारी अगर हमें चाहिए कि आज से 3000 साल पहले या 2000 साल पहले, 500 साल पहले या 300 साल पहले यदि हमें जानना है तो उसके बारे में हमें ढूंढना होगा, दस्तावेजों के बारे में, चित्रों को देखना होगा, इमारतें वगैरह को देखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्कों वगैरह की बात करते हैं तो हमें कॉइन्स वगैरह ढूंढना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि उस समय के सिक्के कैसे थे। आज के सिक्के अलग हैं और उस समय के सिक्के अलग रहे होंगे दोस्तों। तो ये है इतिहास को जानने के स्रोत। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। एक तो दस्तावेज बता दीजिएगा और दूसरा ध्यान रखिएगा चित्र ध्यान रखिएगा और तीसरा ध्यान रखिएगा इमारतें, चौथा ध्यान रखिएगा सिक्के और एक और मैं आपको बता देता हूं अभिलेख। अभिलेख को भी ध्यान रखिएगा। अभिलेखों से भी हमें पता चलता है कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में जानकारी कि पहले का इतिहास कैसे रहा होगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अब आप जो जानने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक है, ये मान के चलिए यहाँ से आपके 4 से 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करिए कि यस सर, जो आप हमें समझा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जैसा कि बात करते हैं अलबर्नी के बारे में कहा जा रहा है। अलबर्नी के बारे में अगर देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री था जो भारत आया था। ये जो आया था अलबर्नी, ये महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। किसके समय में आया था? महमूद गजनवी के समय में आया था भारत। और महमूद गजनवी के बारे में यदि बात करते हैं तो उसने क्या किया था, 1001 से लेकर 1027 के बीच में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध आक्रमण था 1025 का था। और 1025 में महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो भारत के गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है जो काठियावाड़ जिले में स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर पर इसने सबसे भयानक आक्रमण किया था और यहाँ से सबसे अपार धन लेकर गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा धन यहाँ से लूटा था। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के साथ ही अलबर्नी भारत में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं अलबर्नी के बारे में और भी बातें। जैसे कि बताया जा रहा है कि इनका नाम था अलबर्नी और जिस देश से आए थे इसका नेम था, उस देश का नेम था उज्बेकिस्तान। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अलबर्नी आया था किसके समय में भारत आया था या किसके साथ आया था। एक तो पहला प्रश्न बन सकता है और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कहाँ का वो निवासी था, यानी कि कहाँ से आया था। तो ध्यान रखिएगा, अलबर्नी जो आया था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और वो कहाँ का निवासी था, तो उज्बेकिस्तान का था। देखिए, महमूद गजनवी के बारे में बताया जाता है कि इसने क्या किया, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। दरअसल बात करते हैं जो अलबर्नी है, इसने भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। खास तौर से
वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगे। देखिए, इसने उन बातों को बहुत ज़्यादा लिखा जो उसके देश से अलग चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, उनको ज़्यादा इसने लिखने का प्रयास किया था। अलबर्नी उस समय के तालाबों के बारे में भी लिखता है और यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। ये लिखता है अपनी किताब में, कहता है, इसकी किताब के नेम आगे मैं बताने वाला हूँ। अपनी किताब में लिखता है कि भारत के जो लोग थे तालाब वगैरह बड़े ही अच्छे तरीके से बनाते थे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान भी रह जाएंगे। अलबर्नी कहता है कि अगर हमारे देश के लोग ऐसे तालाबों को देखते हैं तो देखकर भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई में भारत के लोगों ने कितना अच्छे तरीके से तालाब वगैरह बनाया हुआ है और कितना बेहतर बनाया हुआ है, या कितना बेहतर भारत के लोग बनाते थे तालाब वगैरह। इसने कहा कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे भी बनाए जाते थे। इसने बताया कि भारत में जो तालाब बनाए जाते थे दोस्तों, इसने कहा कि अपनी किताब में ये सारी बातें लिख रहा है, ये मत सोचिए कि किसी से बोल रहा है, ये सारी बातें अपनी किताब में लिख रहा है, अपने लोगों को बताने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए लिख रहा है कि भारत जिस देश में हम गए थे उस देश में किस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी और कैसे लोग अपना कार्य वगैरह करते थे। इसने कहा कि भारी पत्थरों को, लोहे के टुकड़ों को और सरियों, टुकड़ों कह सकते हैं यहाँ पर, कुंडों नहीं, लोहे के टुकड़ों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे वगैरह बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ की लंबी कतारें भी होती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि चबूतरों से ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह भी बनाई जाती थी। लोगों के उतरने चढ़ने का रास्ता अलग अलग हुआ करता था। देखिए कितना बढ़िया तालाब वगैरह बनाया गया था। अलबर्नी कितनी अच्छे से भारत के बारे में व्याख्या कर रहा है, यानी कि भारत की व्याख्यान कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। इसने ये भी लिखा अपनी किताब में कि भारत में कह सकते हैं जो तालाब वगैरह बनाए जाते थे वो बड़े अच्छे होते थे। अगर भीड़ लग भी जाती थी तो लोगों को कभी किसी तरह की परेशानियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उतरने के लिए अलग हुआ करते थे। कहने का मतलब ये है, उतरने के लिए अलग हुआ करते थे और चढ़ने के लिए अलग हुआ करते थे। तो उतरने और चढ़ने के लिए बिल्कुल भी अलग अलग सीढ़ियाँ हुआ करती थी और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को कोई भी परेशानियाँ नहीं हुआ करती थी। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबर्नी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बताया जाता है कि जो इतिहासकार हमारे हैं, अगर उस समय की घटना के बारे में वे जानने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अलबर्नी की किताब पढ़ना ही होता है। ठीक है, क्योंकि अलबर्नी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत आया था और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति वही था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत पर जजिया कर लगाने वाला या भारत के गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने जजिया कर लगाया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। अलबर्नी के बारे में बताया जाता है कि अलबर्नी की जो किताब है, किताब उल हिंद है। देखिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अलबर्नी की किताब के बारे में ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलबर्नी की किताब कौन सी है, तो किताब उल हिंद है। 3 बातें अलबर्नी के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये पहली कौन सी बात है कि किसके साथ ये भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। एक कहाँ का निवासी था, तो ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान का निवासी था। अच्छा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, इस बात को ध्यान रखिएगा वर्तमान में। और इसकी पुस्तक का नेम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नेम है किताब उल हिंद है। तो इसकी पुस्तक का नेम क्या है दोस्तों? किताब उल हिंद है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत सारे छात्रों को जानने का मन कर रहा था कि बछेंद्री पाल के बारे में जरूर बताया जाए, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बछेंद्री पाल जी के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करिए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, यहाँ पर एक और बातें मैं कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। अपने पास कुछ रख लिया करें, खाते पीते रहा करें और पढ़ते रहा करें, कुछ नहीं, बस अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रख लिया करें जब देखते समय आराम से आप खाते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें मत रख लीजिए कि खाने के बाद नींद आ जाए, ऐसी चीज़ें नहीं। बस छोटी मतलब जैसे नमकीन हो गया या बिस्किट हो गया या कोई और भी चीज़ें हो गई, वो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो आइए समझते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। आइए समझते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। इनका चित्र तो आपने देख ही लिया।
इनका चित्र तो आपने देख ही लिया है, अब इनको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए बछेंद्री पाल को। फिर से एक बार चित्र दिखा देता हूं ताकि आप लोग अपने माइंड में इनको सेट कर लीजिए। ठीक है, ये रहा इनका चित्र, अपने दिमाग में इनको सेट कर लीजिए। जैसे मोदी जी, जैसे अगर आपसे मोदी जी बोला जाता है तो दिमाग में आपके चित्र आ जाता है मोदी जी का। अगर आपसे कोई APJ अब्दुल कलाम के बारे में बोला जाता है तो उनका चित्र आ जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपसे कोई बोलता है तो आपके दिमाग में वो चित्र आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बछेंद्री पाल के बारे में कोई बोले तो उनका चित्र जो है आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। फिर उनके अंदर क्या क्या बातें थी, उनसे संबंधित क्या क्या बातें थी, वो भी आपके दिमाग में आ जाएंगी। जैसे कि मोदी जी के बारे में आपके दिमाग में आ जाता है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आ जाता है, या मिसाइल मैन कहे जाने वाले व्यक्ति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हैं तो उनकी विशेषताएं आ जाती हैं। तो उसी तरह से बछेंद्री पाल की भी विशेषताएं आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आइए समझते हैं हम बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। ज़्यादा कहा जा रहा है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो ध्यान रखिएगा, बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं थी। ध्यान रखिएगा, अगर भारत से पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बछेंद्री पाल का ही नेम आएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर विश्व स्तर पर पूछा जाता है तो 5वीं महिला के रूप में आएंगी, इनका नेम आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बताया जाता है कि बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी। दरअसल बछेंद्री पाल की कहानी में एक था कि बचपन में गई थी एक पिकनिक पर, और जहां वे 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई, और तब इनकी महज उम्र थी 12 वर्ष थी। दरअसल बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी और जहां 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर ये चढ़ गई, और तब इनकी उम्र थी 12 वर्ष। देखिए 12 वर्ष की उम्र में लोगों को खेलने का शौक होता है, और ये कहाँ चढ़ गई हैं, एक तरीके से 4000 मीटर चोटी पर चढ़ गई, ऊंची चोटी पर चढ़ गई, मानना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, इन्हें एक बार सैल्यूट करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ये उत्तराखंड के। नेक्स्ट बात करते हैं ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई हैं। मतलब कि कह सकते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल, उत्तराखंड का एक जिला है गढ़वाल, और गढ़वाल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहीं नाकुरी गांव है, वहीं पर ये कह सकते हैं ये बड़ी हुई कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी एक तरीके से क्या हुआ था, शिक्षा दीक्षा ली थी या ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के बारे में ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ट्रेनिंग ली थी, इनके गाइडर के रूप में अगर देखा जाए तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, या इनके ट्रेनर कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का नेम ध्यान रखिएगा। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे इनको इन्होंने क्या दिया था, एक तरीके से ट्रेनिंग दिया था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए एक टीम की मेंबर ये बनी। तो 1984 में क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए एक टीम की ये मेंबर बन जाती हैं। कौन, बछेंद्री पाल जी। 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर एक कदम रखती हैं। एक साथ और भी मेंबर गई थी। देखिए दरअसल अगर देखा जाए तो एक साथ कई मेंबर थे, मतलब ये अकेले नहीं गई थी बल्कि बहुत सारे लोग इनके साथ गए थे। लेकिन दरअसल क्या होता है, मतलब इनके साथ बहुत सारे, मतलब ये होगा, हो सकता है 2 4 5 लोग तो गए ही होंगे, लेकिन क्या होता है एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी। वहां पर प्लेस होने की वजह से क्या था कि इनके जो मेंबर थे, इनके साथ के जो टीम थी, वे पैर नहीं रख पाए, यानी कि अपना कदम नहीं रख पाए। और तो पहले इन्होंने कदम रख दिया, और जिसके बाद से फिर एक तरीके से क्या मान लिया जाता है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला होती हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपना वहां से सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली गई। तो बछेंद्री पाल की कहानी शायद आज कुछ लोगों को पहली बार बहुत अच्छे तरीके से पता चला होगा कि दरअसल ये गई थी एक टीम के साथ, लेकिन पूरी टीम एक साथ वहां पर अपने मतलब नहीं जा सकती थी। तो इसकी वजह से इन्होंने अपना कदम रख दिया, और जब इन्होंने अपना कदम रख दिया तो इन्होंने झंडा भी फहरा दिया
और सिर भी एक तरीके से झुकाया, और जिसके वजह से फिर क्या हुआ हो गया, इनका नेम आ गया, बछेंद्री पाल का नेम आ गया कि भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी 8,848 मीटर की ऊंची चोटी पर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों को पहली बार पूरी हकीकत के बारे में पता चला होगा। कुछ लोगों ने आज तक तो ये सोचा होगा कि जब बछेंद्री पाल गई होंगी तो अकेले ही गई होंगी, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी सोचा होगा। ठीक है, तो अब जो सोचे थे आप उसको भूल जाइए, अब जो आपको नई और सही जानकारी मिल रही इसको याद रखिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा गया। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं माउंटेनियरिंग के बारे में, यानी कि पर्वतारोहण के बारे में। आइए समझते हैं कैसे, मतलब अगर किसी को पर्वत पर चढ़ाई करना है या चढ़ना चाहता है तो कैसे वो चढ़ेगा या क्या क्या बातें इसमें होती हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा हो सकता है। बिल्कुल, पर्वतारोहण एक खेल के जैसे अगर लिया गया, एक शौक के जैसे लिया गया तो समझ लीजिए वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। अगर किसी ने ये सोच लिया कि मैं नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं चढ़ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ये मान के चलिए कि उसे चढ़ने के लिए फिर ठीक है उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा, उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतारोहण यानी कि पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयों के बारे में। मतलब अगर कोई व्यक्ति चढ़ना चाहता है तो ये मत सोचे बड़ा ही आसान बात है, बड़ा ही आसान काम है, इन्होंने कोई बहुत बड़ी काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अब समझिएगा कि कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। तो पर्वतारोहण के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चढ़ना चाहता है तो वो समझ ले कि कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। एक तो हमेशा देखा जाए तो गिरती रहती हैं चट्टानें गिरती रहती हैं। कौन सी चट्टानें कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं होता है। गिरती बर्फ, मतलब बर्फ की बमबारी होती रहती है। ठीक है, कहीं आप बर्फ के नीचे ना दब जाए। देखिए मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा से इंटरेस्टिंग क्लास बनाने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, दूसरी बात करते हैं, और किसी का मन करता है भैया वो चढ़े, हम मना नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ों से गिरना। कई बार क्या होता है व्यक्ति चढ़ते हुए नीचे आ जाता है। हिमस्खलन का होना, कई बार क्या होता है कि जो बर्फ होती हैं, बड़ी बड़ी बर्फ की चादरें या कह सकते होती हैं, वो कई बार स्खलित हो जाती है, यानी नीचे ढह जाती हैं। बर्फ की ढलने की बर्फ हमेशा एक तरीके से गिरती रहती है या ढलती रहती हैं। हिम में दरारें, जो मतलब एक तरीके बर्फ से पूरी चीज़ें ढकी होती हैं, कई बार उसमें दरारें होती हैं, कुछ लोग उसमें भी जा सकते हैं। मौसम में हमेशा बदलाव होता रहता है। ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, सौर की किरणें उतना ज़्यादा मिलती नहीं हैं। ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधियां भी कहीं ना कहीं होती रहती हैं, तो एक डर ये भी बना रहता है कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस काफ़ी समस्याएं आती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ना इतना कठिन बात, सॉरी इतना आसान बात नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, और कौन सी समस्या आपके ऊपर आ जाए, हमारे ऊपर आ जाए, जो मतलब चढ़ना चाहता है उसके ऊपर आ जाए, एक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार के बारे में आइए समझ लेते हैं कि अगर कोई पर्वतारोहण में मतलब कोई पर्वतारोहण करना चाहता है तो उसके साथ कौन कौन से उसके पास औजार होने चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है औजारों को लेकर। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, सिलेंडर होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, कील वाले जूते होने चाहिए, कुल्हाड़ी वगैरह होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नायलॉन की मजबूत रस्सी होनी चाहिए, क्योंकि रस्सी होना ज़रूरी है। ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार काटना पड़ता है, रास्ते बनाना पड़ता है। चाकू वगैरह होना चाहिए, दूरबीन भी होना चाहिए ताकि हमें दिखाई दे कि भैया क्या हो रहा है आगे। ठीक है, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू भी होना चाहिए हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी कह सकते हैं कि एक तरीके से हम वहाँ पर चढ़ पाएंगे। ठीक है, बर्फ़ तोड़ने के लिए एक खास तरह का हथौड़ा भी होना चाहिए जिसे आइस एक्स कहा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार कौन कौन से होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर को ध्यान रखिएगा, कील वाले जूते होने ही चाहिए, कुल्हाड़ी होनी ही चाहिए, मजबूत रस्सी होनी चाहिए, वो भी नायलॉन की होनी चाहिए, नहीं टूट जाएगी। चाकू की बात करते हैं, दूरबीन की बात करते हैं, पोर्टेबल कैंपिंग की बात करते हैं, और आइस ग्लासेस के बारे में बात करते हैं। आइस ग्लासेस, हेलमेट की बात करते हैं, नायलॉन के बेल्ट होना चाहिए मजबूत वाले, बर्फ़ तोड़ने के लिए एक खास तरह का हथौड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए।
अब आइए बात करते हैं पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका के बारे में। देखिए, पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम रहती है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ठीक है, एक तो लीडर का काम ये भी होता है, और पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जो एक ग्रुप का लीडर होता है उसका काम ये होता है कि लोगों को प्रोत्साहित करे, लोगों को मोटिवेट करे कि भैया हम चढ़ जाएंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। जो ना चल पाए उनका हाथ पकड़कर एक तरीके से आगे बढ़ाना, यानी उनको भी साथ ले चलना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, और साथी के बीमार पड़ जाने पर उसका ध्यान रखना, ये लीडर का ही काम होता है। क्योंकि लीडर जो होता है वो ध्यान रखता है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये मायने रखता है, क्योंकि लीडर का होना जरूरी है। क्योंकि टीम में 4 से 5 लोग तो होते ही होंगे कहीं ना कहीं, और उस टीम में अगर एक लीडर होता है तो वो सारी बातें अच्छे से समझ लेता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, और किस परिस्थिति में हमें कैसे कदम उठाना चाहिए। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना चाहिए, सबके खाने पीने का इंतजाम भी देखना चाहिए क्या सबके लिए है या नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं संतोष यादव के बारे में। बताया जा रहा है संतोष यादव महज 20 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला थी। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, संतोष यादव को भी ध्यान रखिएगा, जो 20 वर्ष की आयु में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और सबसे कम उम्र की प्रथम महिलाएं बन गई। संतोष यादव का नेम याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अब आइए समझते हैं सुनीता विलियम के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो फिर ये क्लास में आगे भी बढ़ाऊँ। मुझे लगता है कि इस क्लास को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जब बड़ी क्लास हो जाती है तो वे देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि इतना ज़्यादा बड़ी क्लास हो गई है। बाकी आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इन सभी लोगों के बारे में, ध्यान रखिएगा। चमकता सितारा, और दूसरी बात करते हैं दांडी यात्रा, गांधी जी के असम, और बस इन सब लोगों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आगे वाली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, या मेरे समझाने के तरीके अच्छे आपको लगे हों, या मेरे जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगे हों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आगे की क्लास को देखने के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि कल की क्लास में मैं आपको बता सकूं सुनीता विलियम्स के बारे में। यदि आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे लगे हों तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की क्लास को आज यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।